हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड है 08 उसका कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की चल रही है। टुडे विल बी द लास्ट सेशंस। हमारी पूरी इन डिटेल हमने ये सबसे लंबी यूनिट थी पूरी कंप्लीट कर ली है। आज का सेशन से ये पूरी यूनिट हमारी वाइंड अप हो जाएगी। आपको ऑलरेडी पता है पेपर 2 का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस और रिवीजन सीरीज पेपर 1 जर्नल पेपर की और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट हो रही है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग का मतलब समझते हैं। देखो, पहले ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ ये होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एक्सेट्रा ये सारी ठीक बनी है या नहीं बनी। बट अब दुनिया बदल गई है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नंबर्स नहीं, वैल्यू क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स पे भी फोकस कर रही हैं। तो ऑडिटिंग भी इवॉल्व हो रही है। अब सिर्फ फाइनेंशियल डाटा पूरे सिस्टम को ऑडिट किया जाता है। अब यानी कहने का मतलब क्या है, सिर्फ जो फाइनेंशियल डाटा है उस तक सीमित नहीं है, पूरे आप सिस्टम को ऑडिट करते हो। अब इसको अब जो इसके स्टार्ट इवॉल्विंग ट्रेंड्स हैं अब हम उनको समझते हैं। नंबर 1 आता है इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स। आज के टाइम में ऑडिटर सिर्फ पैसा या प्रॉफिट नहीं देखते, वो देखते हैं एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की फीडबैक, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस क्या निकल रही है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, इन्फोसिस या टीसीएस अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं। ऑडिटर चेक करता है कि जो भी इन्वायरमेंटल या सोशल इम्पैक्ट के नंबर्स दिए जा रहे हैं वो एक्यूरेट और वेरीफाइएबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा मेन आता है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिटिंग। देखो, टेक्नोलॉजी ने ऑडिटिंग के तरीके ही बदल दिए हैं। आज डाटा एनालिटिक्स यूज होते हैं ताकि जो एनालाइज इजीली किया जा सके लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में बहुत अच्छी खासी मदद करती है। ब्लॉकचेन ऑडिट ट्रेल को सिक्योर और टेम्पर प्रूफ बनाता है। सो ये बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं जो हुई हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, KPMG, डेलियोट जैसे बिग 4 फर्म्स अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर्स में AI ड्रिवन रिस्क आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेंडर को बार बार अनयूजुअल पेमेंट मिल रही है, सिस्टम उसे फ्लैग करेगा, बताएगा कारण क्या है, यानी उसको हाईलाइट कर देगा। तीसरा आता है फोकस ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क असेसमेंट। रेगुलेटर्स जैसे RBI, सेबी, MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इंटरनेशनल बॉडीज जैसे IFAC अब कॉम्प्लायंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑडिटर्स को इंश्योर करना पड़ता है कि बिजनेस लॉ जो बिजनेस है वो लॉस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एग्जिस्ट है या नहीं है, यानी वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। डाटा प्राइवेसी लॉ जैसे आपका जो GDPR है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं है। ये चीज़ें सारी ऑडिटर ने इंश्योर करनी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ई-कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट अगर कस्टमर डाटा स्टोर करती है तो ऑडिटर चेक करेगा कि वो डाटा सिक्योर है या नहीं है। ठीक है जी। फोर्थ आता है अडॉप्शन ऑफ कंटिन्यूस ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। देखो, पहले ऑडिट साल में एक बार होता था, लेकिन अब ऑडिट रियल टाइम या क्वार्टरली होता है। कंटिन्यूस ऑडिटिंग में ऑटोमेटेड टूल्स यूज होते हैं जो हर दिन या हर महीने डाटा चेक करते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, बैंक जैसे ICICI या SBI में रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं जो डेली बेसिस पे डाटा को ऑडिट करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मैनेजमेंट ऑडिट, जिसमें से बहुत बार पेपर पूछा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मैनेजमेंट ऑडिट। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिट है क्या? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब है बिजनेस की पॉलिसीज, डिसीजंस और प्रैक्टिसेस को चेक करना, देखना कि क्या मैनेजर्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिजनेस गोल्स के साथ उनका काम अलाइंड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसे एक एग्जांपल से समझिए, ध्यान से। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक हॉस्पिटल है जहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेंट्स आ रही हैं
फाइनेंशियली तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सिस्टम और मैनेजमेंट वीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ लैप्स हो रहा है, स्टाफ ट्रेनिंग में, प्लानिंग में या ऑपरेशंस में, उसमें ये आपको कारण पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें, अब देखते हैं ऑडिट को कंडक्ट करने के स्टेप्स को, एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 आता है आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे पहला हमारा स्टेप है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है मार्केट लीडरशिप, तो मैनेजमेंट ऑडिट चेक करेगा कि क्या स्ट्रेटजी उस डायरेक्शन में काम कर रही है या नहीं कर रही, ये उससे आपको पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप आता है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये स्टेप में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एफिशिएंट है या नहीं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है या नहीं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हर डिसीजन के लिए सीईओ को अप्रूव करना पड़ता है तो डिलेस होंगे, तो ऑडिट सजेस्ट करेगा कि डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड की जाए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये स्पेसिफिक रिजल्ट्स की अगर बात करें, जैसे आपके कॉस्ट सेंटर्स प्रोडक्शन के लिए, रेवेन्यू सेंटर्स सेल्स के लिए, प्रॉफिट सेंटर ब्रांचेस के लिए, ऑडिट ये देखता है कि इन यूनिट्स का परफॉर्मेंस क्लियरली मेजर हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 आता है हमारा रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब इंडिविजुअल यूनिट्स का परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है। अब आप यूज़ क्या करोगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बजट वर्सेस एक्चुअल एनालिसिस किए जा सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है। अगर एक सेल्स डिपार्टमेंट का फॉर एग्जांपल टारगेट 10 करोड़ का था पर उन्होंने 8 करोड़ ही अचीव किया, तो ऑडिट रीजन ढूंढेगा क्या कारण है, मार्केट स्लो डाउन है, स्टाफ की इनएफिशिएंसी है या प्लानिंग पुअर थी, ये सारे कारण ढूंढे जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 आता है रिपोर्टिंग का। फाइनल स्टेप है रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, फाइंडिंग्स लिखना, आपने क्या ढूंढा, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, वीकनेसेस को हाईलाइट करना, रिकमेंडेशंस देना प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए। रिकमेंडेशंस हमेशा प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए होंगी। रिपोर्ट का गोल होता है मैनेजमेंट को फीडबैक देना सो दे कैन परफॉर्म बेटर इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है जी, अब होप सो आपको ये सारा अच्छे से स्टेप समझ आ गया होगा। अब आती है बात इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखो, लेट्स अंडरस्टैंड इसका रेलेवेंस है क्या टुडे। देखो, सबसे पहले तो ये आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करते हैं, बॉटलनेक्स और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है, इंश्योर करती है बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिस्ट कर रही है। अब कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती हैं मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग में। सबसे पहले आती है ESG ऑडिटिंग, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। अब कंपनीज को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्लैनेट और पीपल का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो ESG ऑडिटिंग है वो इंश्योर करती है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं वो हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है। सेकेंड आता है यूज़ ऑफ जनरेटिव AI इन ऑडिट। AI टूल्स जैसे आपको पता है कितने चल रहे हैं, लाइक आपका जो ChatGPT हो गया, ग्रॉक AI हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं, जेमिनी हो गया, इसके अलावा आपका कोपायलट हो गया, इनका ऑडिटर्स भी यूज़ कर रहे हैं, ये उनके असिस्टेंट्स बन चुके हैं। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट को समराइज करना, रेड फ्लैग्स आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना, ये इन सब चीज़ों में उनकी हेल्प करते हैं। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स। देखो, अब जैसे आपको पता है हैकिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, रैनसमवेयर, फिशिंग, कंपनीज को साइबर ऑडिट्स को इंश्योर करना पड़ता है ताकि जो डाटा सिक्योरिटी और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है जी, होप सो आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आती हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ आपका जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का फुल बॉडी चेकअप करता है, वैसे ही मैनेजमेंट जो ऑडिट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्रेन और बॉडी का ऑडिट करती है, यानी सिस्टम्स, प्रोसेसेस और लोगों का काम करने का तरीका। ये मैनेजमेंट ऑडिट पूरा डिटेल में चेक करेगी। और इस ऑडिट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर मैनेजमेंट ऑडिट को इफेक्टिव बनाते हैं। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, लाइक बहुत इजीली हम इनको समझना है, इनको डिस्कस करेंगे जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
सबसे पहले आता है इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। मैनेजमेंट ऑडिट का सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इवेल्युएट करना। ये सिस्टम्स इंक्लूड करते हैं नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कौन किसको रिपोर्ट करता है, हिरार्की क्लियर है या नहीं। सेकंड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या टाइमली और लॉजिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तीसरा, कम्युनिकेशन चैनल्स, क्या डिपार्टमेंट्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या नहीं। रिसोर्स एलोकेशन, टाइम, मनी, मैन पावर, क्या एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या स्टाफ की परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर हो रही है या नहीं। अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं, एक आईटी कंपनी में देखा गया एचआर और ऑपरेशंस के बीच कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से हायरिंग डिले हो रही थी। ऑडिट ने सजेस्ट किया एक इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाए जिसके इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड आती है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर मैं आपको एफिशिएंसी की डेफिनेशन दूं, कम रिसोर्सेज में बेस्ट आउटपुट लेना। इफेक्टिवनेस की कहूँ, सही काम करना जो गोल्स को अचीव करे। ऑडिट इवेल्युएट करता है कि क्या डिपार्टमेंट रिसोर्सेज का सही यूज कर रहे हैं, क्या गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं है, ये सारा कुछ ऑडिट देखेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक प्रोडक्शन यूनिट 100 यूनिट्स बना सकती है पर डे, पर सिर्फ 60 बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, तो एफिशिएंसी लो है। अगर वो 100 बना रहे हैं बट कस्टमर डिमांड सिर्फ 50 की है, तो इफेक्टिवनेस लो है। होप सो आपको ये दोनों वर्ड समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारा जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, वो है स्ट्रक्चर्ड रिव्यू। ऑडिट कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर इसके अंदर की बात करें, डॉक्यूमेंट रिव्यू करना, पॉलिसीज, बजट्स, मैनुअल्स देखना, इंटरव्यूज कंडक्ट करना, मैनेजर्स की, टीम लीडर्स की, स्टाफ्स की, डाटा एनालिसिस करना, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल्स और आउटपुट रिकॉर्ड्स, बेंचमार्किंग, कंपेयर करना विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी जो इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को ऑडिट करवाना है, तो ऑडिटर स्टाफ रोस्टर्स, ड्यूटी स्केड्यूल्स एंड पेशेंट फीडबैक फॉर्म्स एनालाइज करेगा, फिर ऑडिटिंग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑडिट का अल्टीमेट एम होता है बेटरमेंट। इसमें ऑडिटर्स बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे स्लो अप्रूवल प्रोसेसेस के कारण इनएफिशिएंसी से सपोर्ट करते हैं, जैसे ओवर स्टाफिंग होगी। वीकनेसेस ढूंढते हैं, जैसे अनक्लियर जॉब रोल्स होना। अपॉर्चुनिटीज सजेस्ट करते हैं, जैसे ऑटोमेशन हो गया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो एक FMCG कंपनी में मैनुअल बिलिंग सिस्टम था जिसमें डिलेस और एरर्स थे। ऑडिटर ने रिकमेंड किया POS सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करना चाहिए, उन्होंने कर लिया, रेजोल्यूशंस हो गई। फिफ्थ आता है अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑडिट इंश्योर करता है कि कंपनी के गोल्स क्या हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी। वैसे ये गोल्स को हम अगले यूनिट नंबर 3 में करेंगे डिटेल में। क्या सिस्टम्स और लोग इन गोल्स की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर एक NGO का गोल है रूरल एजुकेशन, पर उनका बजट का 60% एडमिन पे लग रहा है, तो ऑडिट हाईलाइट करेगा कि रिसोर्सेज अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर मैं एक बार आपको थोड़ा छोटा सा रिकैप दूं, देखो जो मैनेजमेंट ऑडिट है एक डायग्नोस्टिक टूल है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैकेनिज्म सही डायरेक्शन में काम कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो कैसे सुधारा जा सकता है, ये आपको मैनेजमेंट ऑडिट बताता है। नेक्स्ट अब आता है एनर्जी ऑडिट। देखो मैनेजमेंट ऑडिट के बाद एक और स्पेशलाइज्ड ऑडिट टाइप होती है जिसका फोकस होता है एनर्जी पर। अब आइए इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ एनर्जी ऑडिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑडिट में आपका जो ये है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एनर्जी ऑडिट का मतलब है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स को समझना, वेस्ट को आइडेंटिफाई करना और उसे कंट्रोल करना। ये ऑडिट चेक करता है बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कितना हो रहा है, मशीन्स कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, क्या कोई वेस्टेज हो रही है या नहीं, जैसे अननेसेसरी लाइटिंग, आइडल मशीन्स एक्सेट्रा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में 24 आवर लाइटिंग चालू रहती है इवन इन अनयूज्ड सेक्शंस। ऑडिट ने सजेस्ट किया मोशन सेंसर लाइटिंग इंस्टॉल करने का, जिससे 20% इलेक्ट्रिसिटी बची। दैट इज एनर्जी ऑडिट के कारण ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। अब आगे
टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एनर्जी ऑडिट के और इसके मैनेजमेंट के। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 आता है मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। जैसे हम घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने के लिए एलईडी लाइट्स या सोलर पैनल्स लगाते हैं, वैसे ही कंपनीज भी ये कर सकती हैं। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज़ करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना, लोड को ऑप्टिमाइज करना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मॉल ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम अपग्रेड किया है एनर्जी एफिशिएंट मॉडल से, 12 लाख एनुअल सेविंग उनको देखने मिली, तो डैट विल बी अ गुड थिंग। सेकेंड आता है मिनिमाइज करना वेस्टेज को एनर्जी कंजम्पशन में। हर जगह देखो एनर्जी का लीकेज या वेस्टेज होता है। आइडल मशीन्स पड़ी रहना, ओवर हीटेड इक्विपमेंट्स का, लीकी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स होना। ऑडिट आइडेंटिफाई करता है कौन सी जगह एनर्जी वेस्ट हो रही है और सजेस्ट करता है टाइमर्स यूज़ करो, सेंसर्स यूज़ करो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करो, ट्रेन करो स्टाफ को ताकि वो इक्विपमेंट्स को वाइजली यूज़ करें। तीसरा आता है मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो एनर्जी ऑडिट आज सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, प्लैनेट बचाने के लिए भी किया जाता है। फॉसिल फ्यूल यूज़ कम करना, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज प्रमोट करना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक होटल चेन ने डीजल जेनसेट की जगह सोलर पैनल्स लगाए, कार्बन एमिशन रिड्यूस्ड होगी बाय 30%। दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। सो सिंपली अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, एनर्जी ऑडिट एक इकोनॉमिक टूल है जो इन्वायरमेंट भी बचाता है और पैसा भी। लॉन्ग टर्म में ये ऑडिट नॉट जस्ट सेविंग्स में रिजल्ट करेगा बट ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव करने में मदद करता है। ठीक है जी, होप्सो आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन्वायरमेंटल ऑडिट। जब हम ऑडिट शब्द सुनते हैं, यानी जब ऑडिट वर्ड हम सुनते हैं, हमारा ध्यान तुरंत फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे चला जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न बिजनेसेस सिर्फ पैसा नहीं, इन्वायरमेंट के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल है। इन्वायरमेंटल ऑडिट उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इवेल्युएशन करता है जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं इन्वायरमेंटल ऑडिट की, इन्वायरमेंटल ऑडिट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्या वो इन्वायरमेंटल रूल्स और स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर कंप्लायंस कर रही हैं, और क्या ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट डज इन्वायरमेंटल ऑडिट असेस। पता है क्या चलता है? सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑन इन्वायरमेंट। ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्टिविटी से वाटर पोल्यूशन हो रही है क्या नहीं, एयर एमिशन कंट्रोल प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल ठीक है या नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखो, एक सीमेंट फैक्ट्री ने ऑडिट में रिवील किया उनकी चिमनी से PM 2.5 पार्टिकल्स लिमिट से ज़्यादा निकल रही हैं। उन्होंने एयर स्क्रबर्स लगाने की रिकमेंडेशन दी, इससे कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड आता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबिलिटी। ऑडिट ये भी देखता है क्या कोई इन्वायरमेंटल रिस्क है, जैसे ऑयल लीकेज, हजार्डियस वेस्ट स्टोरेज एक्सेट्रा। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं, वाटर वेस्ट टू एनर्जी यूनिट्स हैं या नहीं। तीसरा आता है रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल ऑडिटर सजेस्ट करते हैं एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग करो, पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, FMCG कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने प्लास्टिक वेस्ट के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR पॉलिसी अडॉप्ट की है। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। फोर्थ आता है प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल स्टेवर्डशिप। स्टेवर्डशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल केयर टेकर। कंपनीज को इनकरेज किया जाता है टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, इंगेज इन CSR एक्टिविटीज लाइक वो ट्रीज को प्लांट करे, अवेयरनेस ड्राइव्स को रन करे, जो उनके ग्रीन टारगेट्स हैं इंटरनली उनको सेट करे। ठीक है, सो अगर हम बताऊं, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है नॉट ओनली नेचर को ये प्रोटेक्ट करता है बट आपकी ब्रांड वैल्यू को भी बनाता है, बिल्ड करता है, इंश्योर करता है लीगल कंप्लायंस और कंट्रीब्यूट करता है जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गोल्स उनमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप, देखो अब जो हम टाइप करने जाते हैं पहले उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ बताता हूँ। देखो जब कोई कंपनी IT और इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम्स पे हैविली डिपेंड करती है तो एक अलग ऑडिट होता है जिसका नाम है सिस्टम्स ऑडिट, जो अब हम करने जा रहे हैं। सिस्टम ऑडिट इज द एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। यानी ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन के साथ रिलेटेड है। एग्जामिनेशन करते हो, इवेल्युएशन करते हो कंपनी की इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की,
टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस की। अब पॉइंट आता है वर्ड सिस्टम ऑडिट एग्जामिन करता क्या है एग्जामिन। नंबर 1 इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जैसे पासवर्ड्स हो गए, यूजर असेस हो गया, ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल्स, ये सब देखे जाते हैं। अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है, डाटा टेम्परिंग का रिस्क तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ये आपको बताएगा। सेकंड आती है डाटा इंटीग्रिटी, क्या सिस्टम में डाटा एक्यूरेट, कंप्लीट और टेम्पर फ्री है, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम में परचेज डाटा और पेमेंट डाटा मैच करता है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तीसरा आता है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल्स, एंटीवायरसेस, इंक्रिप्शन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सब चेक किए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, अगर मैं आपको इसे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की एग्जांपल दूं, एक हॉस्पिटल का ऑडिट में पता चला कि पेशेंट डाटा अनइनक्रिप्टेड था। ऑडिटर ने सजेस्ट किया कि डाटा इंक्रिप्शन और असेस लॉक्स मेंटेन करने चाहिए, प्रोटेक्शन जरूरी है। फोर्थ आता है आईटी गवर्नेंस, आईटी पॉलिसीज, बैकअप सिस्टम्स हो गए, डिजास्टर रिकवरी प्लान हो गया, क्या प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड और टेस्टेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब कारण आता है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो डाटा ब्रीचेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, डाटा एक्यूरेसी इंश्योर की जा सकती है, सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आईटी एफिशिएंसी इंप्रूव की जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जितना करवाया आपको समझ आ गया है। अब आता है हमारा सेफ्टी ऑडिट। अब हम सब वर्क प्लेस सेफ्टी को इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशली इन फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, केमिकल प्लांट्स। सेफ्टी ऑडिट इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, कॉम्प्रोमाइज किसी भी वे में होना ही नहीं चाहिए। अब मेन फोकस एरिया जो सेफ्टी ऑडिट का, उसकी अगर बात करें, सेफ्टी नंबर 1 आता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इवैल्यूएशन। क्या सेफ्टी के रूल्स बनाने गए हैं या नहीं, क्या स्टाफ को ट्रेनिंग मिलती है या नहीं, इसमें ये नंबर 1 चीज़ है जिसको चेक किया जाएगा। सेकेंड आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, पीपीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलते हैं या नहीं, क्या कोई हजार्डियस केमिकल हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तीसरा आता है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कंपनी ने जो भी सेफ्टी लॉस जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, बॉयलर्स एक्ट फॉलो करने होते हैं वो किए जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। चौथा है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, अनसेफ वायरिंग, वेट फ्लोर्स, एक्सपोज्ड मशीनरी, फायर एग्जिट ब्लॉक्ड, ये सब रिपोर्ट किया जाता है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, एक वेयरहाउस में फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड थे, ऑडिटर ने फायर ड्रिल्स और इमरजेंसी लाइटिंग रिकमेंड की, ठीक है जी। अब आगे आता है क्वेश्चन ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिट का स्कोप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक सीमित नहीं होता, अब ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट एक्सपेंड हो चुका है, वेरियस ऑपरेशनल एरियाज इंक्लूड करता है। एनर्जी, आपका जो इमर्जिंग ऑडिट एरियाज है जो आ रही हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एनर्जी कंजम्पशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सेफ्टी सिस्टम, आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सारे के सारे इन्वायरमेंटल और सोशल ऑडिट्स को अलॉन्ग विद फाइनेंशियल ऑडिट्स करते हैं ताकि जो ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जा सके, ठीक है जी। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स क्या हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिटिंग के। देखो ये क्वेश्चन था, ये पूछे गए थे। सबसे पहला आता है डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी, स्टेक होल्डर्स को दिखाना कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस करना, रिसोर्स एफिशिएंसी और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को शो करना। मिटिगेट रिस्क, वेदर एनवायरमेंटल, आईटी और सेफ्टी रिलेटेड रिस्क हैं तो उनको कम करो। मीट करो स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर, रेगुलेटर, सोसाइटी सब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आज के टाइम पे जो ESG रिपोर्ट्स हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट वो बन रही हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, comprehensive audits or give organization a 360-degree view of their performance, not just in profit but in people, processes, planet and policies। आज के ज़माने में जो ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट्स देकर चलती हैं वो कल की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती हैं, बट जो ऑडिट्स होलिस्टिक टूल के रूप में यूज़ करती हैं वो फ्यूचर के लिए रेजिलेंट, रिस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल बन जाती हैं, ठीक है। सो ये मेन चीज़ थी। अब यहाँ पे हमारा सिलेबस तो हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं वो मैं सभी आपको साथ ही साथ करवा रहा हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था प्रॉमिसरी नोट, जो इसी यूनिट के अंदर आता है।
अगर मैं आपको प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन दूं, अ प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटन प्रॉमिस बाय वन पार्टी, जो इश्यूअर होता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, जिसको आप पे ही कहोगे, आइदर एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। देखो, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसी लिखित डॉक्यूमेंट होती है जिसमें एक व्यक्ति जो पैसा लेना चाहता है, दूसरे व्यक्ति जो पैसा दे रहा है या देना चाहता है से वादा करता है कि मैं तुम्हें इतने पैसों का पेमेंट करूंगा, या तो एक फिक्स डेट पे या जब तुम मुझसे डिमांड करोगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अब कुछ की एलिमेंट्स आते हैं प्रॉमिसरी नोट के। नंबर 1 आता है रिटन डॉक्यूमेंट, जो आपका ऑरल प्रॉमिस कभी भी नहीं चलेगा, ये लिखित होना चाहिए। सेकंड है अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती, पेमेंट पक्का होनी चाहिए। तीसरा डेफिनेट सम ऑफ मनी, अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए, जैसे ₹10,000 कोई भी अमाउंट हो सकता है। पे, जिसे पैसा देना है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इशूअर या मेकर जो पैसा देगा ये भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। डेट ऑफ पेमेंट आइदर ऑन डिमांड या कोई फिक्स्ड फ्यूचर डेट पे करनी है, क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर मेकर के, विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट इनवैलिड होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। देखो, एलिमेंट्स अब हमने कर लिए, अब आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक लाइन सुनो ध्यान से, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेप्टेड टू यू फॉर ₹10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये जो लाइन लिखी है ना, ये पूरा इसका मीनिंग क्लियर कर देती है। अगर इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, इसका मतलब सिंपल है, ईश्वर ये मान रहा है कि मैंने आपसे 10,000 लिए हैं और मैं जब आप कहोगे तब पैसा वापस कर दूंगा। ये ऑन डिमांड क्लॉज होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है पे को। ठीक है जी। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, उससे आपको इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई फ्रेंड से पैसा लेता है और लिखित में ये लिखता है कि मैं 10,000 तुमसे लिया है, मैंने 10,000 तुमसे लिया है और जब भी तुम कहोगे मैं वापस कर दूंगा, तो ये एक प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। ठीक है जी, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन था ओपनिंग कैपिटल है जो उसकी कैलकुलेशन के रिलेटेड। देखो, जो ओपनिंग कैपिटल है दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। अब समझो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, ओपनिंग कैपिटल ये वो कैपिटल होती है जो फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में बिजनेस के पास होती है। ठीक है, अगर हम इस जो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, इसके एलिमेंट्स की बात करें, नंबर 1 आता है क्लोजिंग कैपिटल, पिछले साल के एंड पे जो कैपिटल बचती थी। फिर आता है एडिशनल कैपिटल, अगर ओनर ने बीच में एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। फिर आती है ड्रॉइंग्स, ओनर ने कितना पैसा बिजनेस से निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। प्रॉफिट, बिजनेस ने कितना मुनाफा कमाया उस पीरियड में। ठीक है, सो अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, ठीक है, ये आपकी जो एग्जांपल मैंने दी हुई है, अगर क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 है, ओनर ने 20,000 और इन्वेस्ट किया, 10,000 ड्रॉइंग्स किया और 30,000 का प्रॉफिट कमाया, तो जो ओपनिंग कैपिटल विल बी 1,50,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000 माइनस 30,000, दैट विल इक्वल टू बी 1,10,000। सो जो बिजनेस है उसके पास 1,10,000 का स्टार्ट ऑफ द ईयर पे ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है, अब कुछ आता है, नेक्स्ट आती हैं एक्टिविटीज इन अकाउंटिंग प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन था, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है अकाउंटिंग साइकिल का। इसको अगर हम सबसे समझे इजी से, सबसे पहले आता है नंबर 1 जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे पैसा आया या गया, उसे जर्नल में लिखा है जाता है, लिखते यानी क्या लो आप लिखते हो जर्नल में। ये फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का। अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने 5,000 का माल क्रेडिट पे खरीदा, तो ये जर्नल एंट्री बनेगी, यानी यू हैव परचेज ₹5,000 गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड आता है रिकॉर्डिंग इन लेजर अकाउंट्स। जर्नल से हर ट्रांजैक्शन रिलेटेड अकाउंट में पोस्ट होती है, इसे हम लेजर कहते हैं। एग्जांपल दूं, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो हमारी लास्ट मैंने एंट्री बताई थी उसके अकॉर्डिंग। तीसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक टेबल होता है जिसमें हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है या नहीं है। अगर मैं पर्पस इसका बताऊं, टू डिटेक्ट एनी अर्थमेटिकल एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फोर्थ आता है ड्राइंग इन्फेरेंसेस। ये फाइनेंशियल डाटा हमें हेल्प करता है बिजनेस के परफॉर्मेंस को समझने में। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रही हैं इनकम से, तो हमें लगता है कि कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, दैट विल हेल्प अस।
फिफ्थ आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट स्टेप होता है एनुअल स्टेटमेंट्स बनाना, बैलेंस शीट बनाना, एसेट्स और लाइबिलिटीज का स्नैपशॉट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितना मुनाफा या लॉस हुआ ये आपको बताती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश आया कहाँ से और गया कहाँ ये आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये आज के लास्ट या एक हिसाब से हमारा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स। देखो बिजनेस में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब इनको हम समझते हैं। नंबर 1 आता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बेसिकली जो ये स्टैंडर्ड्स है ना, ये आपको मैचिंग का क्वेश्चन आया था, एक तरफ उन्होंने लिस्ट एक दे दी थी, दूसरी तरफ दूसरी, उन्होंने कहा था मैच करके बताओ। यानी जो हमारे ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये बताते हैं एक यूनिट आउटपुट बनाने में कितना हम ह्यूमन एफर्ट लगता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक मशीन का पार्ट बनाने में 2 मैन आवर्स लगते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। फिर सेकंड आते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के साथ। एक प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल कितने का लगता है, ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड होता है बजटिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं एक बार फिर रिपीट करूं, यानी जो कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हैं ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगता है, ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड होता है बजटिंग के लिए। एग्जांपल अगेन बता देता हूँ, एक चॉकलेट की कॉस्ट ₹10 होनी चाहिए बेस्ड ऑन एन एवरेज। फिर आता है रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स, ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं टाइमिंग प्रोडक्शन की क्या उसके साथ, जितनी जल्दी प्रोडक्शन उतनी फास्ट डिलीवरी उतना ज़्यादा रेवेन्यू। अगर एग्जांपल दूं, फास्ट फूड आउटलेट में ज़्यादा डिलीवरी विल बी इक्वल टू ज़्यादा रेवेन्यू। ठीक है जी। लास्ट आता है प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स, कॉरस्पॉन्ड करते हैं एवरेज सेल्स पर कस्टमर के साथ, एक कस्टमर कितनी बार आता है और कितना पैसा खर्च करता है। अगर एग्जांपल दूं, ई कॉमर्स वेबसाइट ट्रैक करती है एक कस्टमर मशीन में 1200 की एवरेज शॉपिंग करता है, महीने में। ठीक है जी। अगर लास्ट में इसको हम वाइंड अप करें, कंक्लूड करें, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रॉमिसरी नोट्स, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन, ट्रायल बैलेंस, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है बिजनेस के सक्सेस के। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बिजनेस ओनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर अकाउंटेंट्स के लिए भी। सो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होती है कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे आपको पता है पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आज ही हम अपने यूनिट 3 भी स्टार्ट कर लेंगे। इसके अलावा रिवीजन सीरीज पेपर 1 कॉमर्स की और पेपर 1 जनरल पेपर के और पेपर 2 कॉमर्स के यूट्यूब पे प्लस टेलीग्राम चैनल पे कंडक्ट हो रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टारगेट यही है, फर्स्ट टाइम में हमारा GRF प्लस UGC नेट हमने क्रैक ऑन कर रहे हैं। सो अच्छे से क्लासेस वॉच करो, प्रेपरेशन करो, यू विल अचीव योर टारगेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। थैंक यू, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स इन अ न्यू सेशन। थैंक यू।